हम में से ज़्यादातर लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स पर हमारी पूंजी होती है हमारे फॉलोअर्स। हम सभी का मन भी करता है कि हमारे फॉलोअर्स की तादाद तेज़ी से बढ़े, लेकिन ज़रा सोचिए कि जिन फॉलोअर्स को आपने अपनी मेहनत और लंबा समय लगाकर हासिल किया हो, उनकी संख्या अचानक काफ़ी कम हो जाए तो झटका लगना तो लाजमी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। आज की ये चर्चा इसलिए है क्योंकि ये 440 वोल्ट का झटका लगा है मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को, जिनके 4 करोड़ से ज़्यादा फेसबुक फॉलोअर्स घटकर 10,000 से भी कम रह गए हैं और इसका विलन है एक बग। तो अब सवाल ये है कि जब मार्क जकरबर्ग का अकाउंट भी सेफ नहीं है तो फिर आम लोगों की बात करें ही क्या। और ये पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठे हैं, बल्कि पहले भी कई ऐसे सवाल उठते रहे हैं। लेकिन ये वाकया जो आज हुआ है उसने इस चिंगारी को हवा दे दी है। सबसे पहले वो समझते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर हैं, तो आपको भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का मन तो करता ही होगा। आजकल तो लोग फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पैसे तक खर्च करने को तैयार हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर सालों से कमाए हुए आपके ढेर सारे फॉलोअर्स अचानक कम हो जाए तो आप क्या करेंगे? शायद आप इसकी शिकायत फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करेंगे। लेकिन जरा रुकिए, अगर फेसबुक फाउंडर के फॉलोअर्स की डकैती हो जाए फिर क्या कहेंगे? चौंक गए ना? जी हाँ, मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक फॉलोअर्स अचानक 4 करोड़ से घटकर 10,000 से भी कम हो गए। खबर जंगल में आग की तरह फैली तो एक बार फिर सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स के साथ सिक्योरिटी पर बहस छिड़ने लगी। हालांकि ऐसी घटना सिर्फ फेसबुक फाउंडर के साथ ही नहीं हुई है, बल्कि कई सेलेब्स और बड़ी हस्तियां पहले भी इसका शिकार हो चुकी हैं। आपको बता दें, आमतौर पर फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद फेक अकाउंट को बैन करता है, जिसकी वजह से लोगों के फॉलोअर्स की संख्या में कमी आती है। ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। हालांकि इस बार घटने वाले फॉलोअर्स की संख्या काफी ज्यादा है और इसका शिकार कंपनी के कर्ता धर्ता खुद ही हैं। तो इसकी गंभीरता का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जानकार मान रहे हैं कि फेसबुक में मौजूद किसी बग की वजह से शायद ऐसा हुआ है, या किसी तकनीकी खामी की वजह से भी ऐसा होना संभव है। वजह कुछ भी हो, लेकिन इसने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। पहला सवाल फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा का है। अकाउंट हैकिंग से कितना अलग है फॉलोअर्स की संख्या का कम होना? एक आम यूजर को आखिर किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा और आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी के ऐसे तीखे तेवर किन किन रूप में देखने को मिलेंगे? ईटी नाउ स्वदेश। तो यानी ये एक ऐसा बग है जिसने फेसबुक के फाउंडर, फेसबुक के मालिक को ही अपनी चपेट में ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये मन में उठता है कि जब इतना बड़ा आदमी जो खुद ये कंपनी चला रहा है वो इस मुश्किल का सामना कर रहा है, तो बाकी लोगों का क्या हो सकता है। एक बार आपको बता देते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। एक झटके में मार्क जकरबर्ग के जो जितने भी फॉलोअर्स थे, करीब 4 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, दुनिया भर के लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनके वो फॉलोअर अचानक से गायब हो गए। और ख़ुद फेसबुक ने ये बात मानी है और उन्होंने कहा है कि ये हुआ है और ये एक बग के कारण हुआ है। अब ये बग क्या है ये हम समझेंगे कार्यक्रम में आगे। करीब 9,993 जो फॉलोअर हैं वो रह गए हैं फिलहाल इनके पास। और ये बग जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या मतलब है इसका? आपको और हमें क्या करना चाहिए और हम जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इस चर्चा की करते हैं शुरुआत। मेरे साथ जाने माने टेक एक्सपर्ट निखिल चावला जुड़ रहे हैं। निखिल, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा कि मार्क जकरबर्ग जैसे व्यक्तित्व जो हैं, उनके इतने 4 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर और एक बग ने उनके सारे के सारे फॉलोअर उड़ा दिए। आखिर अब आप दर्शकों को पहले ये बताइए कि ये बग होता क्या है और ये करता क्या है? जी, जो बग एक चीज होती है वो एक तरीके से जैसे लूप होल कहते हैं किसी भी सिस्टम में, एक बग वो होता है। और काफी सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो ये बग फाइंड करते हैं ऐप्स में जाके। एक तरीके से व्हाइट कॉलर हैकर्स भी होते हैं जो जैसे आप ऐप डेवलप करते हैं उसके अंदर आपके लिए वो ढूंढते हैं कि कोई बग तो नहीं है। और जो आपको यूजुअली आइटररी अपडेट्स आते रहते हैं किसी भी ऐप में या सॉफ्टवेयर में, वो बग्स फाइंड कर करके ही आते हैं। या पब्लिक रिपोर्ट करती है जब पब्लिक बीटा टेस्टिंग पे कोई ऐप होती है, या फिर जो हैकर्स होते हैं वो कोई बग ढूंढ लेते हैं जो किसी कहते हैं लूप होल कोडिंग के अंदर जो मिल जाता है, और उसके थ्रू वो कुछ भी उसके अंदर लूप होल के अंदर घुस के प्रोग्राम को, ऐप को पूरा चेंज कर सकते
सकते हैं। और यही हुआ है, वो बग उन्होंने ढूंढा है और उस बग के थ्रू, जैसे एक वायरस मान लीजिए सिंपल टर्म्स में, वो वायरस को उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया है बग के थ्रू, और उसकी तरफ से वो कुछ भी कंट्रोल एक्सेस ले सकते हैं। और ऐसे ही इसी चीजों से सतर्क रहने के लिए हम कहते हैं कि जो एप्स आप डाउनलोड करते हैं वो चेक कर लीजिए, सोर्सेज अच्छी हैं, रिव्यूज पढ़ लीजिए, एक बार उसका सर्च कर लीजिए। गूगल रेटिंग भी देता है, एप्पल रेटिंग भी देता है कि सर्टिफाइड है या नहीं है। कुछ लोग साइड लोड कर लेते हैं ऐप्स को, जिसका मतलब होता है कि बिना ऐप स्टोर के वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेते हैं ऐप्स को और वो इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके अंदर वही वो लूप होल होता है, वो आपसे एक्सेस मांग लेता है हर चीज का। जल्दबाजी में बिना टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े हम लोग उसको एक्सेस दे देते हैं, और उस एक्सेस में सब कुछ लिखा होता है कि हम ये चीजें एक्सेस करेंगे, और एक तरीके से वो आपका डेटा भी साथ में ले लेता है और साथ में एक्सेस मिल जाता है उसको पूरी आपकी ऐप का। तो यही डर रहता है जब आप कोई थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल करते हैं बिना नोइंगली कि क्या है। कई बार आपको एक एसएमएस आता है या व्हाट्सएप मैसेज आता है कि जल्दी से इस पे आप क्लिक करिए और आपको ये लॉटरी लगी है, या फिर आपकी बैंक में ऐप में ट्रांसफर हुए हैं। आजकल ये बग बहुत चल रहा है पेटीएम के लिए कि आप ऐप पे क्लिक करिए, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं पैसे, आप क्लिक करते हैं, वो बग आपके पेटीएम से या अकाउंट में जितना पैसा है वो भी ले जाता है साथ में। तो ये चीजों से बहुत जरूरी है सतर्क रहना। निखिल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने अभी कही, वो ये कि डेवलपर्स जो हैं वो इस पर काम करते रहते हैं और बग को फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं या ऐप के अपडेट आते हैं। कई बार ये भी एक सवाल मन में आता है, जैसे जब सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं तो वो अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन रहता है। कई बार होता है कि सिर्फ बग का ही नहीं, लेकिन जब सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो शायद कई सारी और चीज़ें भी बदल जाएंगी आपके फ़ोन में या आपके आईपैड में या जो भी गैजेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना सही है, कितना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है इस तरह के ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना? जी, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि बग बाउंटी प्रोग्राम भी एक चीज होती है जिसमें क्या करते हैं बड़े-बड़े जो कंपनीज है फेसबुक, गूगल, एप्पल, वो बग बाउंटी प्रोग्राम निकालते हैं कि आप हमारे ऐप में सॉफ्टवेयर रिलीज से पहले बग ढूंढ के दीजिए, हम आपको थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ डॉलर्स देंगे अगर आप बड़े से बड़ा बग ढूंढ के देंगे। तो यही चीजें होती हैं जो लगे रहते हैं डेवलपर। लेकिन एज टेक एक्सपर्ट हमें, जैसे iOS 16 रिलीज हुआ है या फिर iPadOS 16 रिलीज हुआ है या एंड्रॉइड का नया 12 वर्जन आया है, हम एज टेक एक्सपर्ट पहले उसको टेस्ट कर लेते हैं। उसको हमें करना ही पड़ता है बिकॉज ऑफ अ प्रोफेशन, और जो डेवलपर्स हैं उनको करना पड़ता है। बट एज अ कंज्यूमर आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, रिव्यूज पढ़ के। जैसे कि कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया तो उसमें कैमरा में ग्लिचेस आ गए हैं या कुछ सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस आ गए हैं। जब मैंने iOS 16 या एंड्रॉइड OS 12 यूज करना शुरू किया था अभी टेस्टिंग के लिए, तो शुरू में कोई भी इंडियन बैंक एप्स नहीं चल रही थी दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि बैंक वालों ने अभी उसके लिए अपडेट करा ही नहीं था ऐप्स को। तो इसीलिए, जैसे कि अभी अभी रिसेंट 5G का एग्जांपल ले लेते हैं। 5G लॉन्च हो चुका है, एयरटेल जियो कर चुका है, एक तरीके से टेस्ट प्लान चल रहा है, बट सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से उसमें कोई पुश नहीं आया है कि एंड्रॉइड और एप्पल में आपके लिए एक अपडेट आएगा जिससे वो जो हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं, जो हमारे बैंड्स हैं, वो अनलॉक होंगे 5G के, तभी हार्डवेयर केपेबल है बट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये एक तरीके से बग ही है कि 5G इनेबल्ड फोन है बट 5G अभी नहीं चल रहा है जब तक कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आएगा। तो सिमिलरली वो बग के लिए आप वेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जैसे iOS 16 आया, एंड्रॉइड OS 12 आया, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या लोग उसी टाइम सोशल मीडिया पे शेयर करने लग जाते हैं। काफी सारे इनके प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लिख देते हैं कि मेरा ये सब चलना बंद हो गया है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब वो थोड़ा सा रिफाइन आउट हो जाए, इवन आउट हो जाए, उसके बाद ही आप अपडेट्स, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट्स करें तो बेटर रहता है। चलिए, इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब पूरी तरह से पहले तैयारी कर लें और जल्दबाजी ना करें इस तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। प्रोफेशनल्स हैं हमारे यहाँ, आप जैसे खुद, जो कि इस तरह की टेस्टिंग करते हैं और फिर वो अपडेट देते हैं। तो आम जनता को जो है थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत ही है। चलिए, एक और ख़ास मेहमान को शामिल करते हैं चर्चा में। हमारे साथ जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुकेश चौधरी जी भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि सोशल मीडिया जो है वो कितना कितना सुरक्षित है, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग साहब के ही फॉलोअर सडनली एक रात को जो है वो सुबह उठे तो पता लगा कि उनके 4 करोड़ जो फॉलोअर थे वो 10,000 से भी कम रह गए। सुरक्षा की बात यहाँ पर हो रही है और निखिल ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह हमें अपडेट्स जो है उनका ध्यान रखना चाहिए, बग किस तरह के होते हैं वो उन्होंने बताया। लेकिन मेरा सवाल आपसे जो है शुरुआत में वो बिल्कुल बुनियादी है, वो ये कि बहुत सारा जो समय है हमारी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, यंग जनरेशन है, वो काफ़ी समय सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन और इन सब जगह बिताती है। सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है, कितने सुरक्षित हैं ये ऐप्स, ये वेबसाइट्स और ये जो ऑप्शंस हमारे सोशल मीडिया ऑप्शंस हमारे हाथ में हैं, कितने सुरक्षित हैं आखिर ये? देखिए, सोशल मीडिया मोर ओवर जो बेसिक सिक्योरिटी का ध्यान जो रखना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, वो ऑलरेडी रखते हैं।
जैसे चाहे आपका आईडी पासवर्ड जो है वो एनक्रिप्टेड जो है स्टोर रखना, बट बीच में कभी कभी क्या होता है कि सिक्योरिटी की कंप्लाइंस नहीं करते। जैसे आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड है, सोशल मीडिया के डेटाबेस में, इन वेबसाइट्स के डेटाबेस में पासवर्ड्स को एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करना चाहिए। पर बीच में फेसबुक का डेटा लीक हुआ था, उसके अंदर काफी सारे लाखों करोड़ों यूजर्स का पासवर्ड जो है वो क्लियर टेक्स्ट में, मतलब इजीली रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर्ड था, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर्ड नहीं था। तो सिक्योरिटी की कंप्लाइंस नहीं होने की वजह से कई बार ऐसी इरेगुलरिटीज की वजह से काफी लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो ये रीजन है। अदरवाइज जो बेसिक सिक्योरिटी है उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ध्यान रखते हैं। हाँ, टाइम टू टाइम उनके अंदर कुछ ऐसे लूपहोल्स आते हैं जिसकी वजह से किसी का अकाउंट हैक या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो उसके लिए उसको इन्वेस्टिगेट करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बट बेसिक सिक्योरिटी का तो हर मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ध्यान रखता ही है। करेक्ट। हम यहाँ पर चर्चा ये भी कर रहे थे मुकेश जी कि जो दुनिया भर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐप्स अब आजकल सामने आ जाते हैं जिससे आपको लगता है कि आपकी लाइफ आसान हो रही है। छोटी छोटी चीज़ें लीजिए, आप फ़ोन से आजकल चीज़ें स्कैन कर सकते हैं। आपको एक समय था जब आपको जेरोक्स की दुकान पे जाना पड़ता था, वहाँ आप स्कैनिंग कराते थे। आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप स्कैन कर लीजिए, वो ऐप आपके फ़ोन में मौजूद है। फोटोग्राफ आप खींच रहे हैं, उसके फ़िल्टर्स आप 50 तरह के आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़िल्टर के ऐप आ गए हैं। अलग अलग तरह के ऐसे ऐप्स आ गए हैं मार्केट में, लेकिन ये तय कर पाना कि ये सुरक्षित है नहीं है, ये एक बड़ा चैलेंज है एक आम आदमी के लिए। यहाँ पर निखिल ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि आपको रिव्यूज़ चेक करने चाहिए। आपसे मैं जानना चाहूँगा मुकेश जी कि क्या स्टेप्स उठाने चाहिए जब मुझे लग रहा है कि मुझे एक नए ऐप की ज़रूरत है और वो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो एप्पल प्ले स्टोर हो या फिर गूगल का प्ले स्टोर हो, कहीं से भी मुझे डाउनलोड करना है, तो किन चीज़ों पर फोकस करके ये तय करना चाहिए कि हाँ, ये ऐप डाउनलोड करने लायक है या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं है? सर, सबसे पहले तो अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी में से चुनना पड़ेगा कि आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है आपके लिए या आपके लिए फैसिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो आपकी सिक्योरिटी या प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इसमें हमें क्लियर होना चाहिए हर किसी को कि आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं या आप ऐसे कोई स्कैनिंग की कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करती हो, और आप ये देख रहे हैं कि वो इंटरनेट का एक्सेस भी लेती है एप्लीकेशन, और बैकएंड में आपका डॉक्यूमेंट है वो रिमोटली उनके सर्वर पे हो सकता है कि अपलोड हो रहा हो, तो आपकी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई, आपकी प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई। इसके अंदर हर एक कॉमन यूजर नहीं समझ पाता है कि कौन सी एप्लीकेशन बैकएंड में किस तरीके से काम करती है। तो जो डिटेल्ड इनका जो स्टोरी है बैकएंड जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना एक लेमैन के लिए। क्योंकि इंडिया में काफी हद तक तो कुछ यूजर्स ये सोचते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन चाइनीज है, सिर्फ खतरनाक वही होती है। तो चाइनीज एप्स ने क्या करा, एक पैरामीटर ये भी होता है कि अच्छा ठीक है, चाइना से हमें खतरा है, तो हमें तो खतरा हर किसी से है। वो हो सकता है कि कोई इनसाइडर हो, कोई हो सकता है इंडियन सर्वर पे, जैसे लोन एप्लीकेशन हैं जो स्कैम चल रहे हैं इंडिया में पिछले 2 सालों से, जिसमें काफी सारे जो चाइनीज हैं जिन्होंने फंडिंग करी और लोन एप्लीकेशंस के नाम पे लोन्स देते हैं, और 5,000 10,000 का लोन देते हैं और 50,000 रुपए तक का रीपेमेंट करवा लेते हैं, जिसमें फोन की सारी फोन बुक अपलोड करवाते हैं, पिक्चर गैलरी अपलोड करवा लेते हैं, और अगर लोन की कोई इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाए या मिस हो जाए तो उनकी फोटोज को मॉर्फ करके न्यूड फोटोज में कन्वर्ट करके उनको हरेस करना स्टार्ट करते हैं और उनसे एक्सटॉर्ट करके पैसा ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं। वो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लोन नहीं लिया है बट वो ऐप डाउनलोड की थी, बट क्योंकि उन्होंने अपनी परमिशन दे दी तो उनके सारे कॉन्टेक्ट्स को, पूरी फोन बुक को न्यूड फोटोज में कन्वर्ट करके उनके घर में जो भी लेडीज है, महिलाएं हैं, उनकी फोटोज भेज के एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एप्लीकेशंस को आपको यूज करना है नहीं करना है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या ये एप्लीकेशन मेरे लिए जरूरी है, क्या मुझे लोन लेना है तो क्या मैं बैंक में जाके लोन ले सकता हूँ, या बैंक में जाने तक की मुझे अगर फैसिलिटी चाहिए कि मुझे घर बैठे लोन लेना है और ये ऐप से मिल जाएगा। अब इस फैसिलिटी के चलते लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है और उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस होना कि मुझे कौन सी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, क्या इस एप्लीकेशन के बिना भी मेरा काम चल सकता है, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोली और मैं निखिल का भी व्यू चाहूँगा उस पर। मुकेश जी, आपने ये कहा कि कस्टमर को ये चूज़ करना पड़ेगा कि प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है या सिक्योरिटी। अब ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्या मुझे दोनों नहीं मिल सकता निखिल? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपना डेटा जो है वो सिक्योर्ड तरीके से जो है अपलोड करूं, या फिर उतना ही डेटा दूं जितने की सामने वाले ऐप को या कंपनी को ज़रूरत है, और मुझे सर्विस या फिर जो चीज़ें मुझे जो चाहिए ऐप उसका पूरी तरह से मैं इस्तेमाल कर पाऊँ? जी, मुकेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक तरीके से ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। स्मार्टफोन में अगर हम ऑनलाइन डेटा कुछ भी सेव करते हैं, क्योंकि कभी भी चाहे वो आप जितना भी कह लें कि सिक्योर है, कुछ है,
कभी भी वो हैक हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर हैक भी नहीं हो रहा तो कोई बग की वजह से कुछ लीक हो सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको लेके चलनी पड़ेंगी, हाँ, कि अगर मेरा डेटा कहीं क्लाउड पे है या ऑनलाइन है तो उसके साथ कुछ हो सकता है। उसका बैकअप अगर आप रख सकते हैं अपने पास पर्सनली कोई ड्राइव लेके तो वो बेटर रहता है। बट ऐप्स के बीच में भी आपको चूज करना है, यही मैं बार बार बोल रहा था कि चाहे वो गूगल ऐप स्टोर हो या एप्पल ऐप स्टोर हो, प्ले स्टोर हो या कुछ भी हो, उसके अंदर आप देखिए कि वो सर्टिफाइड अप्रूव्ड बाय, अब तो वो साथ में रेटिंग्स के साथ वो भी लिखा होता है कि हाँ, दिस इज अप्रूव्ड बाय एप्पल या दिस इज अप्रूव्ड बाय गूगल, की हाँ ये सेफ्टी रेटिंग्स को, कंप्लायंस को मैच करता है। साथ में आपको ये जरूरी है कि जो सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, काफी लोग अवॉइड कर देते हैं कि जब तक बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आता वो सिक्योरिटी पैचेस नहीं डालते, क्योंकि काफी सारे जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन है उसमें सिक्योरिटी पैचेस आते रहते हैं हर महीने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पूरे महीने में जो भी बग्स आए हैं, जो भी उनको लगता है कि प्रॉब्लमैटिक हो सकता है फ्यूचर में यूजर्स के लिए, वो साथ साथ फिक्स करते रहते हैं सिक्योरिटी फिक्सेस, सिक्योरिटी पैचेस के थ्रू। तो वो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप पूरे साल वेट करके सॉफ्टवेयर अपडेट ही करें, वर्जन जो चेंज होता है साथ के साथ जो अपडेट्स आते हैं उसको करती रहिए। और एप्स अपडेट भी बहुत जरूरी होता है। मैंने काफी लोग देखे हैं, एक बार ऐप इंस्टॉल करने के बाद वो ऐप को अपडेट ही नहीं करते, कि डेटा लगेगा, कौन डेटा खर्च करेगा, प्ले स्टोर पे पड़े रहते हैं अपडेट 100-200। वो एप्स भी यही कोशिश कर रही हैं कि बार बार अपडेट निकाल के वो सिक्योरिटी पैचेस, सिक्योरिटी फिक्सेस, बग फिक्सेस करके वो एप्स अपडेट कर रही हैं। तो ये जरूरी है कि आप सब कुछ अपडेटेड भी रखें, बिकॉज जैसे जैसे उनको पता चलता रहता है कि ये कंप्लायंस इश्यूज आ रहे हैं, वो साथ साथ अपडेट्स निकालते रहते हैं। तो वो अगर नहीं करेंगे, स्किप करेंगे, तो फिर हो सकता है कि गलती हो जाए। लेकिन कई बार होता है, जैसे हम फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं, शुरुआत हमने की थी कि भाई बहुत सारे फॉलोअर्स कई सारे लोगों के चले गए ओवरनाइट एक बग की वजह से। कंपनी भी कोशिश करती है कि जो फेक फॉलोअर्स हैं या जो बॉट्स हैं उन सबको हटाया जाए, तो क्लीन अप कंपनीज की तरफ से भी चल रहा होता है। अब ये डिफरेंस कैसे समझ में आए? क्या जब ड्रास्टिक ड्रॉप होता है फॉलोअर्स में तभी ये माना जाए कि ये बग है, या फिर थोड़ा बहुत रेगुलरली कंपनियां क्लीन अप कर रही होती हैं? कैसे, अगर मान लीजिए मेरे पास एक अकाउंट है इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर और मेरे 10,000 फॉलोअर हैं और अगले दिन मैं सुबह उठा वो 8,500 हो गए, तो क्या मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए? अगर वो 10,000 से 2,000 हो गए तो मुझे चिंता करनी चाहिए? तो ये कैसे समझ में आएगा? जी, पहली बात तो ये है कि इसमें देखना ज़रूरी है कि सिर्फ़ आपके साथ हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, बिकॉज़ यूजुअली अगर जैसे काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है तो एक अपडेट रिपोर्ट भी निकलती है कि हमने इतने रिमूव करे हैं, इतने हमें फेक यूजर्स मिले थे या बॉट्स मिले थे जो ये अकाउंट्स में थे। एंड यूजुअली वी सी कि ट्विटर ने जब करा तो काफी सारे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज जिनके ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाते थे, लोगों ने इनएक्टिव अकाउंट छोड़े हुए थे, कुछ बॉट्स थे, वो सारे हटे हैं, तो सबको इफेक्ट किया। ये नहीं कि 2 लोगों के लिए किया उन्होंने। तो जब वो करेंगे कंपनी बड़े मार्जिन पे, तब आपको पता चल जाएगा कि सबके साथ हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि वो क्लीन अप करना शुरू करते हैं ग्रेजुअली, कि हाँ इस कंट्री से, इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, इस डेमोग्राफिक से कर लेते हैं। तो पता चल जाता है कि आपके अकेले के साथ नहीं हुआ। और फेक अकाउंट का जो यूजेज है आप ऑनलाइन भी जाके चेक कर सकते हैं। काफी सारी वेबसाइट है जो आप अपना इंस्टाग्राम या ट्विटर हैंडल डाल के चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने परसेंटेज फेक या बॉट्स हैं, कितने परसेंटेज एक्चुअल रियल यूजर्स हैं। आपको अपने इंटरेक्शन लेवल से भी पता चल जाता है कि मेरे 10,000 यूजर्स हैं बट एक ही लाइक रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ गड़बड़ है, अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और एकदम से हट सकते हैं वो ओवरनाइट। करेक्ट। मुकेश जी, यहाँ पर एक और सवाल आता है मन में, और वो ये कि अब जब हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि कंपनियां अपनी तरफ से कोशिश कर भी रही हैं, लेकिन आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो अब आम आदमी जो क्या करता है, वो क्या करता है कि वो एक ऐप डाउनलोड करता है और उससे जो परमिशन मांगी जाती है वो परमिशन देता जाता है कि ठीक है भाई, मैं इस्तेमाल कैसे करूँगा अगर मैं परमिशन दूंगा ही नहीं। iOS में कहिए या एप्पल में ये होता है कि उसमें एक अलाउ ऑलवेज या अभी इस्तेमाल करने दीजिए या हमेशा इस्तेमाल करने दीजिए, कुछ इस तरह की परमिशन मांगी जाती हैं। अब अगर मुझे ये तय करना है तो ये कैसे तय किया जाए? क्या मैं पूरी परमिशन दे दूं हर तरह की? क्योंकि कई बार होता है कि शायद एक ऐप आपने डाउनलोड किया और वो आपसे आपकी फ़ोटो गैलरी की परमिशन मांग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको फ़ोटो की ज़रूरत हो, तो फिर वो क्यों मुझसे ये परमिशन मांग रहा है? ये सवाल मेरे साथ हुआ जब मैंने खुद डाउनलोड करने की कोशिश की 1-2 ऐप्स को, तो मैं एक-एक करके करता गया। आप एक आम जनता को क्या आप बताना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं, कि जब आप डाउनलोड कर रहे हैं कोई ऐप और आपसे परमिशंस की बात कही जा रही है, तो कहाँ तक एग्री करना चाहिए और कहाँ आपको रुक जाना चाहिए? देखिए, इसमें इसका रिप्लाई काफी डराने वाला भी हो सकता है, बट मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करूंगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि मैं अगर ऐसी बात कर दूं कि आपको एप्लीकेशंस में सारी परमिशंस को ध्यान में रखते हुए करना है, तो ये बहुत मुश्किल है और ये इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई परमिशन देता है।
तो एक तो ये लॉजिकली, जैसे आप बता रहे हैं कि लॉजिकली ये चेक करना कि इस एप्लीकेशन को किस परमिशन की रिक्वायरमेंट है, मैं किसकी परमिशन दूं। बट अगर आपको उस एप्लीकेशन की फैसिलिटी को यूज करना है, और अगर आप जब तक सारी परमिशन नहीं दे रहे तब तक वो ऐप रन नहीं होगी, तो आपको फिर अल्टीमेटली वो देना ही होगा। या तो फिर आप उस एप्लीकेशन का कोई ऑल्टरनेटिव एप्लीकेशन देखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कैम स्कैनर चाइनीज एप्लीकेशन है और हमें चाइना से थ्रेट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि भाई चाइनीज एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करो, ये आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं, तो कैम स्कैनर का ऑल्टरनेटिव हो सकता है एडोब स्कैन। एडोब एक यूएस की कंपनी है और यूएस में रजिस्टर्ड है, और रिलेटिवली उनकी जो सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस हैं वो अच्छी है। तो उसका ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है। तो एक सॉल्यूशन तो ये हुआ कि अच्छा, मुझे अगर यही यूज करना है तो मैं एटलीस्ट एक यूएस की कंपनी की यूज करूंगा, जिनके एटलीस्ट कुछ पॉलिसीज हैं जिनकी वो कंप्लायंस करते होंगे। सेकंड प्रोसेस ये हो गया कि एप्लीकेशन को जब मैं इंस्टॉल कर रहा हूं, और अगर किसी कारणवश कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल आपको करना पड़ रहा है, परमिशन देनी पड़ भी रही है, और आपको उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे ही आपका पर्पस मीट हो गया, आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये हो गया कि एक बार के लिए यूज कर दिया, फिर उसको रिमूव भी कर दिया, सो दैट परमानेंटली किसी एप्लीकेशन को, नॉर्मली क्या होता है, एप्लीकेशन फ्री अवेलेबल है, तो जब फ्री एप्लीकेशन अवेलेबल है तो डाउनलोड करके उसको रखे रखते हैं फोन के अंदर, और वो बैकएंड में चलती रहती है, और सारा का सारा डेटा जो है वो सिंक्रोनाइज हो रहा होता है, नया डेटा भी उस एप्लीकेशन को सेंड हो रहा होता है। ये गलत प्रैक्टिस है जो अधिकतर लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फ्री में मिल रही है। तो जब फ्री में मिल रही है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो बहुत सारा डेटा है, जो वैल्यूएबल डेटा है, डेली आपके जो गूगल पे जो आप सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हैं, जो आपके नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आपके अकाउंट का जो मैसेज आ रहा है, या आपके बैंक की कोई इंस्टॉलमेंट जा रही है उसके एसएमएस आ रहे हैं, एसएमएस को रीड कर रहे हैं, और ये सारा का सारा डेटा आगे जाके वो सेल करते हैं। तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आपकी प्राइवेसी ब्रीच होती है, जिससे आपका ये भी वो वैल्यूएशन देख लेते हैं कि आपके पास अकाउंट में बैलेंस कितना रहता है, आपने कब क्या चीज क्या सामान खरीदा है, इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है, कौन से बैंक से लोन है आपका, और ये सारा का सारा डेटा आगे से आगे वो सेल करते रहते हैं। तो ये तो बेसिकली हो रहा है, तो जिसको जितना हद तक रोक सकते हैं एटलीस्ट उतना तो कोशिश हर एक इंसान को करना ही चाहिए अपने लेवल पे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने यहाँ पर बताई कि जो इस्तेमाल करने की आप ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं कि एक ऐप अगर आपको शेडी लग रहा है तो आप दूसरा ऐप देख सकते हैं। आप इस्तेमाल करने के बाद ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप उसको रेगुलरली यूज़ नहीं करने वाले हैं। निखिल, आपसे भी मैं बस आखिर में यही एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कौन सी वो 2 या 3 बड़ी बातें हैं जो एक आम आदमी को ध्यान रखनी चाहिए जब वो कोई नई ऐप डाउनलोड कर रहा है, या किसी तरह का कोई बग की जब खबरें आती हैं कि भाई एक बग अटैक कर रहा है और सडनली मेरे अकाउंट में जो है वो मेरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, उसके फॉलोअर्स चले गए हैं या मेरा पैसा चला गया है, कौन सी 2-3 बड़ी बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? पहली बात तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर ऐप में अब अवेलेबल हो चुकी है, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स हो, चाहे आपकी बैंकिंग ऐप्स हो। तो ओटीपी आएगा आपके पास ईमेल में या फोन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई और लॉगिन ना कर पाए, किसी को एक्सेस ना मिले, क्योंकि कोई हैकर भी अगर ट्राई करता है, आपका डेटाबेस से पासवर्ड भी लीक हो जाता है। जब तक वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करेगा, आपके पास जो कोड आएगा वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सारी ऐप्स आजकल अवेलेबल करा चुकी हैं, वो अवेलेबल करिए, उसको यूज कीजिए। एक एसएमएस आएगा तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, चाहे आपका पासवर्ड पब्लिकली अवेलेबल भी हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये है कि ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स को अपडेटेड रखिए, बिल्कुल ध्यान में रखिए कि क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क रहें कि क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं मार्केट में और क्या क्या न्यूज में पता चल रहा है ऐप्स के बारे में, वो अपडेटेड रहें। तीसरा ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक्सेस दे रहे हैं, तो एप्पल में तो काफी चीजें हैं जो अलाउ करती हैं, जैसे कि आपने करना है कि अलाउ फोटोज, फोटो गैलरी को एक्सेस देना किसी ऐप के लिए जरूरी भी है। तो उसमें है कि अलाउ वन या अलाउ ऑल, तो आप अलाउ वन कर दीजिए कि हाँ ये पर्टिकुलर फोटो चाहिए उसको मेरे फोन से, अगर कोई आईडी कार्ड अपडेट करना है तो वो अपडेट के लिए वो सिर्फ एक फोटो को एक्सेस कर पाएगा। दूसरा, उसमें प्रॉक्सिमिटी लोकेशन देनी है, एक्यूरेट लोकेशन देनी है, तो आप प्रॉक्सिमिटी लोकेशन दीजिए, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन कभी मत दीजिए। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे काफी चीजें हैं जिसमें आप रोक रोक के एक्सेस दे सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 3-4 चीजें फॉलो कीजिए कि आप जितना सेफ गार्ड कर सकते हैं अपने आप को करिए। बाकी आपको पता ही है कि जो चीज फ्री है वो एक्चुअली में ट्रेड ऑफ है, आप कुछ ना कुछ दे रहे हैं, बट हाउ कैन यू सिक्योर योरसेल्फ, ये 4 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है, इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर पेइंग द प्राइस, बेसिकली यू आर द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर कही आप दोनों ने कि जब आप कोई नया ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि आप ऑल्टरनेट ढूंढिए, आप दूसरा उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा निखिल ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर रखिए, हर ऐप में वो काम आता है। ये सारी कुछ छोटी बड़ी बातें हैं जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो आप ऑनलाइन जो अपनी लाइफ है वो बहुत सुरक्षित तरीके से बिता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल
अनिल और मुकेश जी समय निकालकर हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए मुझे और पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।